नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है प्रकाश अर्थात लाइट। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रकाश टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम, 3500 एंगस्ट्रम से 6500 एंगस्ट्रम, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, 3600 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है, अर्थात आंसर सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की चाल निर्भर करती है माध्यम के अपवर्तनांक पर, माध्यम की आवृत्ति पर, माध्यम के द्रव्यमान पर, या विकल्प बी और सी, या उपयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों प्रकाश की चाल निर्भर करती है माध्यम के अपवर्तनांक पर, अर्थात आंसर ए। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा चाल उतना कम होगा, अपवर्तनांक जितना कम होगा चाल उतना अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल कमेगा, अपवर्तनांक घटेगा तो चाल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो कितना समय लगता है? 7 मिनट 19 सेकेंड, 6 मिनट, 8 मिनट 19 सेकेंड, 10 मिनट, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों प्रकाश को पृथ्वी तक आने में टोटल 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है, अर्थात आंसर सी। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड या 499 सेकेंड। ऑप्शन में ये भी हो सकते हैं, 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट 19 सेकेंड या 499 सेकेंड लगता है, लेकिन चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड, 2.28 सेकेंड, 3.28 सेकेंड, 4.28 सेकेंड, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है, अर्थात आंसर ए। कितना? 1.28 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को बढ़ते क्रम में सजाएं। जैसे नाइलोन है, तारपीन का तेल है, कांच है, निर्वात है, ये माध्यम है। इन माध्यमों में प्रकाश की चाल को बढ़ते क्रम में सजाना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे सजाना है आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे नाइलोन, तारपीन का तेल, कांच या निर्वात। बी तारपीन तेल, नाइलोन, कांच, निर्वात। सी नाइलोन, कांच, तारपीन तेल, निर्वात। डी तारपीन तेल, कांच, नाइलोन, निर्वात, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों नाइलोन में प्रकाश की चाल होती है 1.96 गुने 10 के पावर 8। किसमें? नाइलोन में। ठीक है, उसके बाद कांच में होती है
2 गुने 10 के पावर 8। उसके बाद तारपीन का तेल में होता है 2.04 गुने 10 के पावर 8। उसके बाद निर्वात में होता है 3 गुने 10 के पावर 8। ठीक है। नायलॉन में 1.96 गुने 10 के पावर 8, कांच में 2 गुने 10 के पावर 8, तारपीन के तेल में 2.04 गुने 10 के पावर 8 और निर्वात में होता है 3 गुने 10 के पावर 8। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सी। सबसे कम नायलॉन में 1.96 गुने 10 के पावर 8, उसके बाद कांच में 2 गुने 10 के पावर 8, उसके बाद तारपीन के तेल में 2.04 गुने 10 के पावर 8। उसके बाद निर्वात में कितना होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ देता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है, सॉरी, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का, बैंगनी रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का, या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कम पूछ रहा है, यह लाल हो जाएगा, लाल। और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, लाल रंग का सबसे कम और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन बैंगनी रंग का सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 7, आकाश का रंग नीला किस कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, अर्थात आंसर सी। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर, पसर्व उल्टा, या दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, पसर्व उल्टा भी बनता है, और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, अर्थात आंसर ई, चारों सही है, प्रयुक्त में एक से अधिक। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या क्या था? काल्पनिक, वस्तु के बराबर, उल्टा, और उतनी ही दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना, काल्पनिक, बराबर और उल्टा, और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, या उसी भी चाल से ही आता हुआ प्रतीत होगा, या 3 भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, या 4 भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर आ रहा है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा मालूम प्रतीत होगा? किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? उसी चाल से, या उसके 2 गुना चाल से, या 3 गुना चाल से, या 4 गुना चाल से? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए,
टू भी चाल से। कोई भी व्यक्ति जितनी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब उससे दुगुना चाल से आता हुआ दिखाई पड़ता है, अर्थात टू भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कैसी होनी चाहिए? समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई के दोगुना होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई के 1/4 होनी चाहिए, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। वस्तु की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कम से कम आधी। जो कौन सा आंसर होगा? वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए, ये सही है। ए वस्तु की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। आधी है तो बराबर होगा, तो कम से कम बोल रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा तो हो ही सकता है, तो वस्तु की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, ये भी सही है। वस्तु की लंबाई के दोगुनी होनी चाहिए, ये भी सही है। वस्तु की लंबाई के 1/4 होनी चाहिए, ये नहीं, ये गलत है। तो प्रयुक्त में एक से अधिक, अर्थात आंसर होगा ई। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए, अर्थात आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 11, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कोई अवतल दर्पण है तो उस अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, अवतल दर्पण में वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार का ही बनेगा, और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उल्टा, वास्तविक, वस्तु के आकार का और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, अर्थात आंसर ई, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या विकल्प बी और सी, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है? दोस्तों, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण होता है, आंसर ए। कौन सा दर्पण होता है गाड़ी के हेडलाइट में? अवतल दर्पण। इसके अलावा अवतल दर्पण सोलर कुकर में भी होता है। सोलर कुकर। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा आंख, कान, नाक, ये सब अवतल दर्पण के द्वारा ही चेक किया जाता है। आंख, कान, नाक जो चेक करते हैं डॉक्टर, उस अवतल दर्पण से ही चेक करते हैं। इसके अलावा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही यूज होता है। अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण, आंख, नाक, कान चेक करने में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13,
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और अर्थात आंसर होगा ई, उपयुक्त में एक से अधिक। चारों सही है। दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है दोस्तों। समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहां पे उल्टा बन रहा था। समतल दर्पण में उल्टा बन रहा था और आभासी भी बन रहा था, लेकिन वस्तु के वहां बराबर हो गया था। क्या था? वस्तु के बराबर समतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बन जाता है और सीधा के जगह पे, और उत्तल दर्पण में उल्टा के जगह पे सीधा बन जाता है और आभासी बन जाता है। समतल दर्पण में बराबर, उल्टा, आभासी। ठीक है। और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी। ठीक है। अंतर केवल यह हो जाता है, वस्तु से छोटा बनता है उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में बराबर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में कौन सा दर्पण प्रयोग आता है? चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में कौन सा दर्पण प्रयोग में आता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, विकल्प ए और सी, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। चालक की सीट के पीछे का दृश्य देखने में, जो ड्राइवर होता है वो अपने देखता है, ऑटो में चाहे किसी भी कार में या टैक्सी में देखते हैं, ड्राइवर अपने पीछे वाली सीट पर कौन बैठा है, क्या कर रहा है, सब देखता रहता है। उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? वहां पे कौन सा दर्पण यूज होता है? दोस्तों चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का प्रयोग सोडियम परावर्तक लैंप में भी होता है। सोडियम परावर्तक लैंप, दोनों जगह होता है। सोडियम परावर्तक लैंप और चालक की सीट के पीछे के दृश्य देखने में भी उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल रंग का, बैंगनी रंग का, हरा रंग का, नीला रंग का, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? दोस्तों प्रकाश का अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिसका तरंगदैर्ध्य जितना ज्यादा होगा अपवर्तनांक उतना कम होगा। तरंगदैर्ध्य ज्यादा होने पर अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है दोस्तों। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? कम होता है, इसलिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है। इसीलिए आंसर होगा किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक कम होता है। लाल रंग कम होता है, सबसे कम, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यह तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिसका तरंगदैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा अपवर्तनांक उतना कम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण,
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दोस्तों तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, अर्थात आंसर बी। तारे टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसके अलावा अपवर्तन के कुछ और घटनाएं हैं, जैसे द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ कैसी दिखाई देगी? टेढ़ी, टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा द्रव में सिक्का हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, यदि उसमें सिक्का यदि है तो सिक्का हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, पानी से भरा बाल्टी में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। इसके अलावा सूर्योदय के पहले एवं सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। यह किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त या सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई भी दिखाई पड़ती है। यदि जल के अंदर कोई मछली है तो वह वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जल के अंदर जो समुद्र में या नदी में मछली होती है, जल में मछली गहराई से, जिस गहराई पे है उस गहराई से उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या देखा प्रकाश के अपवर्तन का गुण? पहला तो वह तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके अलावा यदि पानी से भरा हुआ कोई बाल्टी है, उसमें यदि सिक्का है तो उठा हुआ दिखाई देगा। जल के अंदर कोई मछली है तो अपनी गहराई से, वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। यदि किसी बाल्टी में कोई सीधा छड़ डुबा दिया जाए तो वह छड़ टेढ़ा हुआ दिखाई देगा। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। यदि ताप घटा दिया जाए तो क्या होगा? अपवर्तनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप घटा दिया जाए तो अपवर्तनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों ताप को बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटता है, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटेगा। क्या होगा? घटेगा। आंसर ए। ताप घटेगा तब अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उल्टा हो जाता है। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटेगा, ताप घटने पर अपवर्तनांक बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, हीरा का चमकना कारण है। हीरा किस कारण चमकता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों हीरे के चमकने का कारण है प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है, अर्थात आंसर ए। ठीक है दोस्तों, इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का और भी उदाहरण है, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। किसका बनना? मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका बनता रहता है, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। इसके अलावा जल में परिपरख नली का चमकना, जल में परख नली का चमकना, नली
का चमकना। जल में परिपरख नली का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण होता है। रेगिस्तान में मरीचिका जो है चमकती है, मतलब मरीचिका बनती है, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। हीरा का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कांच में आई दरार का चमकना, कांच के दरार का चमकना, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। आंसर ए। कांच के दरार का चमकना, जल में परिपरख नली का चमकना, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये सब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यही था आज का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में देखेंगे लेंस। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।